हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पैरालीगल स्टडी। BPAG 174 जो हमारा कोर्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसकी थर्ड यूनिट आज हम देखेंगे। यूनिट का नाम है अप्रोचेस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो, कोई भी जब आप यूनिट पढ़ते हो तो सबसे पहले आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन आना चाहिए लिखना। क्यों? क्योंकि कोई भी आंसर, स्पेशली जो बड़े जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करते हैं अपने एग्ज़ाम में, तो उसमें आपको अच्छा खासा लिखना होता है। तो आपका करीबन फर्स्ट जो पेज है उसमें, जैसे मान लो आप 5-6 पेज लिख रहे हैं बड़े क्वेश्चंस में, तो फर्स्ट पेज प्रॉपर अच्छे से इंट्रोडक्शन में ही जाना चाहिए। उससे क्या होता है, वो इंट्रोडक्शन पढ़ते ही टीचर को लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट को काफ़ी कुछ अच्छे से चीज़ें क्लियर हैं। ठीक है, तो इसमें इससे यूनिट में अगर हम देखें, पहले इंट्रोडक्शन जो हो किस तरीके से आप स्टार्ट करेंगे, तो वो ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये 1970s में इमर्ज हुआ। और उसके बाद अगर हम चलें तो 1987 में क्या होता है, वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, इसी को हम ब्रूटलैंड कमीशन भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश होती है जिसका नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। तो उस रिपोर्ट में सबसे पहले जो ये ह्यूमन डेवलपमेंट जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज्ड होके आता है एज ए डेफिनेशन के रूप में। और उस का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये इमर्ज्ड होके आता है उस दौरान। फिर से बोल रहा हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है 1970s, जो 1970 में ही पहली बार इमर्ज्ड होता है। उसके बाद वर्ल्ड कमीशन ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है 1987 की, इस रिपोर्ट का नाम है आवर कॉमन फ्यूचर। और ब्रूटलैंड कमीशन ने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। उसमें बोला गया कि सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का मतलब ही है वो क्या है कि डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। इसी का दूसरा आप ये भी कह सकते हो, दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द फ्यूचर जनरेशन। कि प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स हैं वो भी फुलफ़िल हो जाएं और फ्यूचर जनरेशन्स की जो नीड है उसके लिए भी कुछ बचा रहे। अगर ऐसा डेवलपमेंट है तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो 1987 तक देखा। उसके बाद क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बाद 2000 में यूनाइटेड नेशन मिलेनियम जो समिट होती है, जिसको हम MDGs भी गोल भी बोलते हैं, जिसका नाम है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स। इसमें क्या होता है, 2000 में यूनाइटेड नेशंस के जो मैक्सिमम मेंबर है वो आते हैं और जो ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में 8 गोल वो सेट करते हैं। और उन 8 गोल में क्या था, मेनली दैट मेजरेबल टारगेट्स एंड क्लीन डेडलाइन फॉर इम्प्रूविंग द लाइव्स ऑफ द पुअरेस्ट पीपल। पूरी दुनिया में जो गरीब लोग हैं उनकी लाइफ को बेहतर करना है और उनके लिए अच्छा काम करना है। इस तरीके के जो टारगेट्स हैं, मेजर्स जो हैं, वो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल में सेट किए जाते हैं 2000 में जब इनकी मीटिंग होती है। इसके लिए जो जो डेडलाइन रखी गई थी, ये रखी गई थी 2015। हालांकि 2015 तक जो डेडलाइन है, जब समय आता है तो वो फुलफ़िल नहीं हो पाता है, उन्होंने जो जो टारगेट्स रखे थे। तो उसके बाद क्या होता है, अलग से एक यूनाइटेड नेशन जो है 2015 में फिर से एक सभी मेंबर्स की मीटिंग होती है और वहाँ पे जो गोल सेट होता है वो उसको बोलते हैं SDGs, मींस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें ऐसे 17 गोल्स जो हैं उसको सेटअप किया जाता है और उसमें जो टारगेट रखा जाता है कि 2030 तक हम इसको अचीव करेंगे। तो इस तरीके से पूरा मैंने आपको एज ए हिस्ट्री के रूप में बताया कि कहाँ से कॉन्सेप्ट इमर्ज होके और अभी कहाँ तक ये इसमें चीज़ें चली हैं। तो पूरा ये आपका इंट्रोडक्शंस है और ये आपको लिखना है। दूसरी चीज़ देखो, जो स्टूडेंट्स नोट्स लेते हैं, मैं स्पेशली उन लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आपको बिल्कुल दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये सब इग्नू का मटेरियल तो आपको देखना तक नहीं है। आप सिर्फ लेक्चर सुनो और आपके पास नोट्स हैं ही, ठीक है। तो जो मैंने उस नोट्स में लिखा हुआ है ना, बस आप उन्हीं को याद करें, लेक्चर सुने और उन नोट्स को अच्छे से देखें। फालतू दिमाग आप ना लगाएं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है दिमाग लगाने की, ना आपको इग्नू का मटेरियल खोलने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसमें जो चीज़ें हैं बस आप उसको वो थोड़ा याद कर लें और उसको आप लिख डालें, तो एग्ज़ाम में आप बेस्ट मार्क्स आपके आएंगे। और जो स्टूडेंट्स जो न्यू हैं अभी, जिनको पता नहीं है कि नोट्स का क्या है, तो मैं नोट्स भी अवेलेबल कराता हूँ। जितने भी मेरे प्ले लिस्ट है पूरे इसमें आप देखेंगे चैनल पे, तो उससे रिलेटेड हर कोर्स के आपको नोट्स मिलते हैं जो कि बहुत शॉर्ट और क्रीम फॉर्म में होते हैं। तो वो 10 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से वो नोट्स होते हैं और वो पूरा कंप्लीट PDF की फॉर्म में आपको मिलता है। तो जिसको लगे कि हाँ मुझे ज़रूरत है तो वो मुझे अप्रोच कर सकता है व्हाट्सएप पे मैसेज करके। तो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, अब अप्रोचेज़ जो है वो क्या है, वेरियस अप्रोचेज़ टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसमें जो पहली जो अप्रोच है उसका नाम है स्टेटस को अप्रोच। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं कि ये क्या है। देखो,
द सपोर्टर ऑफ द स्टेटस को जो अप्रोच है वो जो इसके सपोर्टर हैं बिलीव्स दैट देर इज़ नो नीड फॉर मेकिंग एनी फंडामेंटल चेंजेस एज देर आर नो सच प्रॉब्लम दैट आर इम्पॉसिबल टू सॉल्व। ये इनका ये कहना है कि भाई ऐसी कोई प्रॉब्लम होती ही नहीं है जिसको हम सोल्व नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये इतना ही कहना चाह रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो गोल है उसको हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें देर इज़ नो नीड फॉर मेकिंग एनी फंडामेंटल चेंज। हमें कुछ अलग से बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हमें बस क्या करना है, ऑल दो चेंजेस आर रिक्वायर्ड विच कैन बी मेड बाई मेकिंग एडजस्टमेंट। तो ये कहते हैं कि आप कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करके, कुछ बेसिक चीज़ें करके, मीन्स आपको थोड़ा बहुत कुछ पॉलिसीज़ को चेंज करना है, उनको इम्प्लीमेंट करना है, तो उसका जो आपका गोल जो है वो आप अचीव आपका हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। आगे, द फंडामेंटल इन दिस अप्रोच आर, इसमें कौन कौन से फंडामेंटल अप्रोच इस अप्रोच में, मीन्स स्टेटस को जो अप्रोच है उसके कौन से फंडामेंटल चीज़ें हैं। पहला, द बेस्ट मीन्स टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट आर इंक्रीज्ड इंफॉर्मेशन, चेंजिंग वैल्यूज़, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। तो ये कहते हैं कि आपको क्या क्या करना है, इन्फॉर्मेशन को इंक्रीज़ करना है, वैल्यूज़ जो है अपनी अपनी जो थिंकिंग वैल्यूज़ उनको चेंज करना है, न्यू टेक्नोलॉजी न्यू एंड इनोवेशन आपको लाना होगा। तो ये आप जब करेंगे, ये सब एडजस्टमेंट आप करेंगे, तो आप अपना जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट जो वो इम्पोर्टेंट बात बोलते हैं वो क्या बोलते हैं कि इंक्रीज़ इन गुड गवर्नेंस, कि एक साथ गुड गवर्नेंस पे हमें ध्यान देना होगा, और दूसरा रिडक्शन इन द करप्शन एंड अदर विल हेल्प इन रीचिंग क्लोजर टू बी सस्टेनेबिलिटी। तो दोनों चीज़ें हैं, गुड गवर्नेंस पे फोकस और जो करप्शन है साथ साथ में उसको आप रिड्यूस करेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये भी बेनिफिशियल होगा आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं कि जैसे कुछ टेक्निक्स हैं, जैसे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जिसको EIA बोलते हैं, इसके अलावा इको मैनेजमेंट एंड ऑडिट सिस्टम EMAS, इसके अलावा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। तो ये कुछ ऐसे तरीके हैं, जैसे आप कोई जब एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं, कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, तो वहाँ पे इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट पहले कराइए, तो उससे आपको एक बेहतर आइडिया मिल जाएगा कि इसमें कितना नुकसान होने वाला है, कितना फ़ायदा होने वाला है, ये सारी चीज़ें। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी है कि आप कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो ये भी तो देखो ना कि वहाँ से जो लागत है और जो बेनिफिट है वो आएगा या नहीं आएगा। तो इस तरीके की चीज़ें आप करके कुछ जो बेसिक चीज़ों में चेंजेस करके आप क्या कर सकते हो, कोई भी जो ये हमारा जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का उसको अचीव किया जा सकता है, ऐसा मानना है स्टेटस को सपोर्टर का। तो ये है स्टेटस को अप्रोच। नेक्स्ट है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच। इसका क्या मतलब है, देखो, द कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग, और जिसको CCB भी हम कह सकते हैं, इसका मतलब होता है पर्पज इज स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इज इन नॉलेज बेस इन द पॉपुलेशंस। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब सिंपल ये है कि जो पॉपुलेशन है, स्पेशली यहाँ पे बात है बिलो द पॉवर्टी लाइन। फिर से अगर मैं बोलूँ कि दिस अप्रोच प्रपोजेज दैट स्किल डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन नॉलेज बेस इन द पॉपुलेशंस लिविंग बिलो द पॉवर्टी लाइन। जो पॉवर्टी लाइन से जो नीचे की जो पॉपुलेशन है ना, आप उसमें क्या करो, दो चीज़ें हैं, स्किल डेवलपमेंट उनका कराओ, इसके अलावा उनकी जो नॉलेज है वो इंक्रीज़ कराओ। ये बेसिक एक मतलब है CCB का। इसमें अब क्या होगा, मैनी एक्टिविटीज़ sorry, many activities and programs have been successfully launched. For example, to organize a clean drive by paying out of a small donation to the street people। जैसे मान लो इसके लिए जो कह रहा है कि आप बहुत सारी एक्टिविटी और प्रोग्राम करा सकते हो, लॉन्च कर सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जैसे क्लीनिंग ड्राइव, आपको एक सफाई अभियान चलाना है, तो आप क्या कर सकते हो, स्मॉल डोनेशन, कुछ थोड़ा सा अमाउंट दे के आप जो स्ट्रीट पीपल हैं, जो बिलो द पॉवर्टी लाइन जैसे लोग हैं, उनसे आप ये काम भी करा सकते हो। तो उससे दोनों पर्पज़ आपके सर्व होंगे, सस्टेनेबिलिटी भी आएगी और दूसरा कुछ जो फाइनेंशियल जो हेल्प है, जो एम्प्लॉयमेंट एक तरीके का कह सकते हो, वो आपके पुअर पीपल को मिलेगा। तो ये है इसमें पूरा CCB में, ठीक है। दूसरा, द implementation of sustainable development goals will require a global partnership
बाय इन्वॉल्विंग द, उसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर, यूएन की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं एंड सिविल सोसाइटीज़, इन सभी को मिलके एज ए कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग में क्या है कि एज ए कम्युनिटी के रूप में इन सबको काम करना होगा. And the new agenda also stated that UN will work with the local authority and communities to renew and plan our cities and human settlement so as to foster community solidarity. Solidarity का मतलब होता है मिल के कोई काम करना, एकजुटता बना के, बिल्कुल साथ साथ आके. तो यहाँ पे कम्युनिटी के जो लोग हैं जब वो एक साथ आएंगे तो उससे रिलेटेड क्या है, यहाँ पे न्यू एजेंडा नाम का प्लान सेटअप किया यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने. उसमें भी इन्होंने इसी चीज़ पे जोर दिया है, कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच पे. तो ये है पूरा हमारा कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग अप्रोच. अब देखो आप इग्नू के मटेरियल में जाएंगे तो काफ़ी कुछ इसमें अननेसेसरी चीज़ें भी दे रखी हैं जो हमारे काम की नहीं है, हमें टू द पॉइंट पढ़ना है. नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर अप्रोच. इसमें क्या है भाई, देखो द इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज़ एन असेंशियल रोल. आपको भी पता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए सबसे ज़रूरी जो सेक्टर है वो ऑफकोर्स इंडस्ट्रियल सेक्टर ही है. उससे क्या होता है, जॉब क्रिएशंस होती है, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारी चीज़ इसी से जुड़ी हुई हैं इंडस्ट्री सेक्टर से. नो मैटर द स्केल ऑफ इंडस्ट्री, चाहे वो स्मॉल हो या लार्ज हो, ऑल कंपनीज कैन कंट्रीब्यूट टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टुवर्ड्स ए बेटर फ्यूचर. तो कोई भी कंपनी हो वो बेहतर कंट्रीब्यूट कर सकती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में. In the rapid transformation of business model and the system for the future and the fourth industrial revolution, जो अभी एक न्यू इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन की जो बात उठ रही है या जो स्टार्ट हो गया है, तो द इंडस्ट्री सेक्टर हैज़ ए क्रूशियल रोल. विदाउट इट कांट सेव द इन्वायरमेंट एंड इम्प्रूव द इकोनॉमी एंड द ह्यूमन हेल्थ. तो कह रहे हैं जैसे अभी फोर्थ जो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है, न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज्ड हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है और बहुत सारी कितनी सारी चीज़ें जो अभी आप सोशल मीडिया का जो एक आप देखो कि हर चीज़ आपको सोशल मीडिया पे अवेलेबल है. इजीली आप कोई भी चीज़ जो है वो सर्च कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, इवन न्यूज़, वीडियोज़, कितना कुछ आपके पास ऑप्शंस है. तो यहाँ पे यही है कि कोई भी इंडस्ट्री हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, दोनों का कंट्रीब्यूशन, दोनों ही बेहतर गोल के लिए, बेहतर फ्यूचर्स के लिए वो अपना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. और जो स्पेशली उनका जो रोल है अभी तो और ज़्यादा बढ़ जाता है. तो इंडस्ट्रियल जो सेक्टर अप्रोच है वो बहुत असेंशियल्स है. इसके बिना तो हम जो अपना गोल है इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और ह्यूमन जो लाइफ है उसको बेहतर बनाना, वो फुलफ़िल नहीं हो पाएगा इसके बगैर. तो ये जो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स जो है, इंडस्ट्रीज़ को साथ लेना, उसमें चेंजेस कराना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. इसके लिए अगर हम देखें तो 1960s में क्या होता है, द बेस्ट अवेलेबल जो टेक्निक्स हैं सबसे पहले वो अपीयर्ड होती हैं, दैट इज़ एसेंशियल्स इन्वायरमेंटली फ्रेंडली इंडस्ट्रीज पॉलिसीज़, टूल टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स. तो 1960s में ये जो पहली बार हमें थोड़ी थोड़ी झलक इसको देखने को मिलती है कि कुछ कुछ जो नेशंस हैं, कुछ कुछ जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो पहली बार इस चीज़ के किसके महत्व को समझने लग जाती हैं कि यार आगे चल के शायद ये इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है. तो जो पोल्यूटेंट्स है, जो वेस्ट है, आप उसको लेके कैसे आप काम करेंगे, किस तरीके से उसको कम कर सकते हैं, ये जो आहट है, ये जो इसकी शुरुआत है ना, ये 1960s में ही हो जाती है. और बेस्ट जो अवेलेबल टेक्निक्स के बारे में बात उठना स्टार्ट होती है. आगे ए वाइड रेंज ऑफ सस्टेनेबल एक्शंस वॉज एडोप्टेड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर्स. तो काफ़ी वाइड रेंज में हम बात करें तो एक्शन प्लान जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स वाले उठाते हैं टू कंट्रोल द पोल्यूशन, इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, सच एज उसमें कॉरपोरेट सस्टेनेबिलिटी है, CSR मॉडल है, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल. ये पिछली यूनिट में मैं आपको बता चुका हूँ बहुत अच्छे से, आप जाके उस यूनिट को दोबारा देख सकते हैं. ग्रीन सप्लाई है, चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट, बेस्ट अवेलेबल कंट्रोल टेक्नोलॉजीज़, बेस्ट इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस, क्लीन प्रोडक्शन, कस्टमर एडवाइस, रिसर्च, एम्प्लॉय एजुकेशन थ्रू ट्रेनिंग एंड सर्कुलर इकनॉमी. और सर्कुलर इकनॉमी के बारे में भी हमने सेकंड जो यूनिट है उसमें मैंने आपको बताया था, इससे पिछली जो यूनिट है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं. तो ये सब जो मेथड हैं फ्रेंड्स, ये सब वेरियस अप्रोच जो हैं, वेरियस एक्शन प्लान इंडस्ट्री सेक्टर्स ने अपनाए हैं, जिसके तहत ये आपको जो सारे पॉइंट्स हैं ये आपको लिखने हैं कि वाइड रेंज ऑफ द सस्टेनेबल एक्शंस एडोप्टेड बाय द वेरियस इंडस्ट्रियल सेक्टर्स टू कंट्रोल द पोल्यूशंस लाइक कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको CSR मॉडल बोलते हैं. इसमें मेनली यही होता है कि आप जो पब्लिक है उनको आप साथ लेके आपको अपनी गुडविल को चमकाना अगर है, तो टाटा जैसे काम कर रहा है, कितने सारे अच्छे सर्विसेज जो है
जैसे कैंसर के हॉस्पिटल खोले हुए हैं और ऐसी चीज़ें, तो वो सब CSR के तहत ही आता है। ग्रीन सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग, लाइफ साइकिल असेसमेंट, आप प्रॉपर कोई भी इन्वायरमेंट असेसमेंट करिए, उसे देखिए कॉस्ट बेनिफिट उसमें कितना हो रहा है। इसके अलावा बेस्ट जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस हैं, चेन प्रोडक्शन, कस्टमर के आप एडवाइस ले सकते हैं, आप बेहतर रिसर्च कर सकते हैं कि कोई ऐसी इंडस्ट्री या कोई ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत रीज़नेबल तरीके से या बहुत बेहतर तरीके से वो अगर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करते हुए अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उस इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री सीख सकते हैं थ्रू द रिसर्च। इसके अलावा आप एम्प्लॉयज़ और अपने जो मेंबर्स हैं उनको ट्रेनिंग दे सकते हो। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब होता है 3R का जो कॉन्सेप्ट है, टीनेंट्स ऑफ द 3R, दैट इज़ रिसाइकल, रीयूज़ एंड रिड्यूस। ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसको बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ये अपनाए हैं इंडस्ट्रीज़ ने। नेक्स्ट आगे कि कुछ जो सम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स दैट कैन बी रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 2015 में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के जो कॉन्सेप्ट, जो गोल सेटअप किए गए थे, तो उस गोल्स के कुछ जो हैं वो इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में देखने को भी मिलते हैं, एसोसिएट होते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल से आप समझो पहले कि जैसे अगर आप एजुकेशन इंडस्ट्री को बढ़ावा देते हैं, आप एजुकेशन इंडस्ट्रीज़ पे जोर देते हैं, तो ये जो क्या है SDGs जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 है ना, तो वो उससे ये एसोसिएटेड है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 7 जो गोल है, 7th जो गोल है, जो कि बात करता है यूज़ ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, एयर कंडीशनर, स्मार्ट बल्ब, रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस की सोलर पैनल। तो ये जो है जो इंडस्ट्री अभी मान लो सोलर पैनल बनाती हैं, ऐसे स्मार्ट बल्ब बना रही हैं, ऐसे एयर कंडीशनर बना रहे हैं जो कार्बन इमिशन कम करता है, ठीक है, जो हार्मफुल जो बैक्टीरिया गैसेज जो हैं पार्टिकल्स वो कम अगर रिलीज़ कर रहा है, तो ये जो पार्ट है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 7th जो गोल है उससे ये एसोसिएटेड है। उसी में एक और एग्जांपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे फैब इंडिया एक कंपनी है जो कि क्या करती है, डायरेक्ट हैंडलूम जो वर्कर होते हैं ना, जो हाथ से जो चीज़ें बनाते हैं, तो वहाँ से वो चीज़ों को उठाते हैं और फिर आगे वो कस्टमर तक थ्रू द चेन स्टोर के रूप में अलग अलग जगहों पे स्टोर खोल रखे हैं और फिर वो कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो ये भी एक बहुत बेहतर तरीका है। क्यों? क्योंकि आप जो ग्राउंड लेवल पे जो वर्कर हैं आप उनको रोज़गार भी दे रहे हैं बेहतर, उनका भी फ़ायदा हो रहा है और इंडस्ट्रीज़ का भी फ़ायदा हो रहा है। और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ जो है फिर वो जगह जगह उन्होंने अपने जो स्टोर हैं वो खोले हुए हैं, तो ओवरऑल कस्टमर को भी तो फ़ायदा हो रहा है ना, क्योंकि कस्टमर को वो ईज़िली वो चीज़ें मिल जाती हैं अपने घर के पास ही, या फिर वो ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मीन्स रिटेल इंडस्ट्रीज़ पे फोकस करना, जो हमारी हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ हैं, जो ग्रास रूट जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको कैसे उठा सकते हैं, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का 12th गोल है। तो उससे का हमने ये एग्जांपल देखा फैब इंडिया का, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये दिखाती हैं कि किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल जो अप्रोच है, इंडस्ट्रियल जो सेक्टर अप्रोच, वो बहुत बेनिफिशियल भी है। और ये चीज़ें करके, और जो मैंने ऊपर आपको जो वाइड रेंज में जो एक एक्शन प्लान बताया था अभी, आप वो सब करेंगे तो आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो टारगेट्स है वो ईज़िली अचीव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी सेम वही मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि देखो ये जो इंडस्ट्रियल अप्रोच आप देखोगे तो इसमें बहुत कुछ है, पर फ्रेंड्स सारा काम का नहीं है, क्योंकि इग्नू में ना बहुत सारी चीज़ें वो रिपीट करते हैं। इसका एक और भी कारण है, इग्नू में ना क्या होता है कि मान लो जिस प्रोफेसर ने, जिस भी टीचर ने यूनिट बनाई है, तो भाई वो भी तो कहीं से तो रिसर्च किया ही होगा ना उन्होंने। ऐसा तो है नहीं ये सारा का सारा उन्होंने दिमाग से खुद ही छाप दिया, ऐसा नहीं होता है। तो वो भी कहीं से रिसर्च करते हैं, किसी जो फेमस बुकें होती हैं, जो कमेंट्री होंगी, कोई गूगल की कोई इंपॉर्टेंट साइट होंगी, वहाँ से वो उठाते हैं और उनको कंपाइल करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें रिपीट होती हैं, और इसीलिए जो नोट्स हैं ना वो मैं जो आपको बताता हूँ कि जो बिल्कुल क्रीम फॉर्म में, वो क्यों है, क्योंकि उसमें आपको रिपीटेशन नहीं मिलेगी। उसमें टू द पॉइंट जो आपके एग्ज़ाम से ओरिएंटेड, जो एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है ना, सिर्फ उतनी ही चीज़ें आपको मिलेंगी, इससे ज़्यादा उसमें आपको कचरा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये है आपका। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच। देखो नाम से ही समझ आ रहा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब है कि इंटीग्रेशन किन किन चीज़ों का, इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक डायमेंशन।
ये भी वैसे हम सेकंड यूनिट में कॉन्सेप्ट देख चुके हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पे एज ए हम डिफरेंट टाइप के अप्रोचेस बात कर रहे हैं तो उसी का कॉन्सेप्ट यहाँ फिर से आ गया ये इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच। द इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच मीन्स टू designing and adopting of the sustainable development strategies and plan which integrate environmental, social and economical dimension। इन तीनों को जब हम जोड़ते हैं, इनके बीच एक लिंक जब सेटअप करते हैं तो वो बनता है इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच। आगे, इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिसके तहत जो इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है होलिस्टिक। अब इसका क्या मतलब हुआ? होलिस्टिक का मतलब ये होता है कि जैसे देखो चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जैसे फ्लड, कहीं पे बाढ़ आता है या सूखा पड़ता है तो उसका क्या असर होगा? उसका असर होगा फेमाइन पे, अकाल पड़ जाएगा, मीन्स गेहूं या जो भी पैदावार है वो नहीं होगी। अब जब वो नहीं होगी तो लोग जो गरीब हैं या तो वो बेचारे, बहुत लोगों की डेथ भी हो जाएगी, या जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो ये जो चीज़ें हैं, होलिस्टिक का मतलब होता है यहाँ पे कि हर जो चीज़ है वो एक दूसरे से कनेक्ट है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, अभी कोविड के टाइम पे आप लो एक छोटा सा एग्जांपल, जो छोटी इंडस्ट्रीज़ थी ना, छोटी इंडस्ट्रीज सारी तबाह हो गई, ठीक है। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी जिनके पास अच्छा खासा पैसा था वो झेल गए कोविड की वार को। और उस दौरान क्या हुआ उनको, आप जो अगर डाटा भी कलेक्ट करेंगे ना तो बड़ी इंडस्ट्रीज़ का जो मुनाफा है, जो उनको प्रॉफिट है, वो 200, 300, 400 टाइम इस तरीके से उनको बेनिफिट हुआ कोविड के टाइम पे। मान लो जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने तुरंत सैनिटाइज़र बनाना स्टार्ट कर दिया, मास्क बनाने स्टार्ट कर दिए, ऐसे फूड इंडस्ट्रीज़ में कूद गए वो, तो क्योंकि उनके पास तो पैसा था उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन छोटे जो इंडस्ट्री वाले जो लोग थे जिनके पास इतना पैसा नहीं था, जो बेचारे बहुत मुश्किल से अपना दुकान या कुछ भी चला रहे थे, वो फंस गए फिर। तो सेम है कि चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो होलिस्टिक जो अप्रोच है इज़ द बेस्ट वे सॉल्यूशन फॉर अटेंडिंग द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। और ये किसके तहत, होलिस्टिक अप्रोच ये किसके तहत आता है? ये आता है इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच के तहत, जिसमें एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट है लोकल कंसिडरेशन, ये भी पार्ट ऑफ द इंटीग्रेटेड सिस्टम का ही है। लोकल कंसिडरेशंस का मतलब है कि यहाँ पे द जोग्राफिकल पोजीशन ऑफ ए कंट्री और ए रीजन हैज़ इट्स ओन पिक्यूलर प्रॉब्लम एंड वन सिंगल पॉलिसी कैन नॉट अफेक्टिवली एप्लीकेबल फॉर ऑल। भाई यहाँ की, हमारे इंडिया की प्रॉब्लम्स अलग हैं, अरब वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स अलग हैं, डेवलप नेशन की प्रॉब्लम्स अलग हैं। तो कहने का मतलब ये है कि लोकल कंसिडरेशन की जब आप पॉलिसीज़ बनाते हैं ना, जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड कोई टारगेट सेट कर रहे हैं, तो एक तो होगा ओवरऑल, लेकिन एक दूसरा भी आपको साथ में बनाना होगा। ये है आपको अपने लेवल पे आपको लोकल कंसिडरेशन, आपके वहाँ किस चीज़ की डिमांड है। अब एक छोटी सी एग्जांपल, रशिया जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है। और जो कंट्री है नॉर्वे, फिनलैंड, यूरोपियन कंट्री, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। अब वहाँ पे सोलर पैनल उतना अफेक्टिव नहीं होगा जितना अफेक्टिव अरब वर्ल्ड की कंट्रीज़ में, इंडिया में, यहाँ पे होगा, है ना। तो वो चीज़ है यहाँ पे कि आपको लोकल कंसिडरेशंस को समझना होगा और उसके थ्रू आप अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव कर सकते हो। नेक्स्ट जो है इसी में मीन्स इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच का ही जो नेक्स्ट सॉल्यूशंस उसके तहत आता है वो है कंबाइंड एफर्ट। कंबाइंड एफर्ट में क्या है कि आप कॉरपोरेशन करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे जिसमें सिविल सोसाइटीज़, मीडिया, इन सब को भी शामिल करेंगे। इसके अलावा आप क्या करेंगे, कंबाइंड एफर्ट का मतलब होगा जहाँ पे 2 और मोर देन 2 एजेंसीज, 2 या 2 से ज़्यादा एजेंसी जब एक साथ आती हैं और वो कुछ टारगेट्स को सेट करते हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इस गोल को भी टारगेट करेंगे, इस पर्टिकुलर गोल को भी, इसको भी, इस तरीके से अलग अलग गोल का वो टारगेट बनाती हैं। और क्योंकि 2 या 2 से ज़्यादा एजेंसी जब एक साथ आती हैं तो वो कंबाइंड फॉर्म में, बहुत ही कॉरपोरेशंस फॉर्म में, वो सबके लिए बेनिफिट होता है। और उसका एक एग्जाम्पल है क्या, यूरोपियन यूनियन ने करीबन 50 बिलियन जो रुपए है वो बचाए, किससे रिलेटेड, हेल्थ कॉस्ट। मतलब जो यूरोपियन यूनियन, आपको पता है जो यूरोप की जो नेशंस हैं उन सभी ने एक मिल के अपना एक यूनियन बना रखा है जिसको हम बोलते हैं यूरोपियन यूनियन। पहले ब्रिटेन भी उसका पार्ट हुआ करता, लेकिन बाद में ब्रिटेन उससे हट गया। लेकिन अभी अगर ओवरऑल समझे कि मैक्सिमम जो यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो इसके पार्ट हैं, ईयू के पार्ट हैं। तो उन्होंने क्या किया, सभी ने एक होलिस्टिक रूप में, एक कंबाइंड एफर्ट के रूप में वो साथ आए और उन्होंने हेल्थ जो सेक्टर में, उन्होंने देखा कि जो इन्वायरमेंट जब डिग्रेडेशन हो रही है, ये इससे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं स्पेशली हेल्थ को लेके। तो उसको लेके उन्होंने प्लान, कंबाइंड फॉर्म में प्लान्स बनाए, रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए। और उसका बेनिफिट ये हुआ कि करीबन 500 जो बिलियन उनके जो पैसे, डॉलर जो हैं वो बचे।
तो ये सबसे एक बेस्ट एग्जांपल है। तो ये सब जो चीज़ें आप लिखेंगे इंटीग्रेटेड सिस्टम अप्रोच में। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच। इसका क्या मतलब है? तो देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रोफेसर अमृता सेन और महबूब उल हक जो हैं, उन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट दिया था। और ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के बाद से ही अगर हम बात करें तो 1990 से ही यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है UNDP हम जिसको बोलते हैं, वो एक रिपोर्ट जारी करता है 1990 से, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उस रिपोर्ट में पहली बार पीपल को रियल वेल्थ ऑफ द नेशन समझा गया। तो ये एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट था ग्लोबल डेवलपमेंट डिबेट में। और इसकी जो शुरुआत, इसका जो बैकग्राउंड है वो है प्रोफेसर अमृता सेन और महबूब उल हक, क्योंकि इन्होंने ही ह्यूमन डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट दिया था। अब बात आती है कि इसका भाई मतलब क्या है। तो अल्टीमेट गोल जो है ह्यूमन डेवलपमेंट का वो क्या है? इज़ नॉट टू क्रिएट ग्रेटर वेल्थ और टू अचीव ग्रेटर इकोनॉमिकल ग्रोथ बट द एक्सपेंशन ऑफ द चॉइसेस फॉर एवरी ह्यूमन बींग। तो ये उन्होंने बोला कि ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब ये है कि पहले क्या होता था, पहले हम समझते थे सिर्फ इकोनॉमिकल जो ग्रोथ है, पैसा पैसा इकोनॉमी, सिर्फ उसी की बात होती थी। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं जी, जो अल्टीमेट गोल है ना ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो ये है कि ग्रेटर वेल्थ जो है उसको क्रिएट ना करके चॉइसेस, ह्यूमन के पास चॉइसेस हों, वो अपने चॉइस के अकॉर्डिंग काम कर सके, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग वो अपना फील्ड चुन सके। इस तरीके से ह्यूमन की जो चॉइस है, उसका जो इंटरेस्ट है, फ्रीडम, उन सब चीज़ों को पहली बार इस पे जोर दिया गया। इसके अलावा इसमें और भी है कि ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट जो है वो बात करता है एक्सपेंशन ऑफ फ्रीडम की, कैपेबिलिटीज़ की, प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ की, लॉन्ग हेल्दी एंड प्रोस्पेरस लाइफ। तो देखो, ये सब चीज़ों की वो बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच में। आगे है कि सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच रिक्वायर पॉलिसीज मेजरिंग प्रमोटर इंक्लूसिव ग्रोथ, एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, माइक्रो फाइनेंस, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड पुअर जो इकोनॉमिक प्रो पुअर का मतलब होता है गरीब लोगों से संबंधित इकोनॉमिक पॉलिसीज़ की बात करते हैं। जो फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है वो ऐसे हों जो लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं, जैसे लोन इजीली मिल जाए, कोई गरीब जो किसान है जैसे, और जो ऐसे व्यापारी हैं उनको इजीली, वो जो सरकार भी ऐसा कोशिश कर रही है अभी। तो ये सब जो एग्जांपल है फाइनेंशियल इंक्लूजन के एग्जांपल हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि इंक्लूजन ग्रोथ का मतलब कि जो ग्रोथ है वो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए, ना कि सिर्फ पैसा सेंट्रिक। भाई एक छोटी सी चीज़ है, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको जो लेक्चर आपको अभी बता रहा हूँ, लेक्चर में जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं, वो अगर स्टूडेंट फ्रेंडली नहीं होंगी, अगर स्टूडेंट को वो चीज़ समझ ही नहीं आ रही है, तो फिर उसका क्या ही फ़ायदा है ना। तो सेम है, जो पॉलिसीज़ आप बनाते हो, जो भी आप प्रोडक्ट्स बनाते हो, जो भी आपका जो डेवलपमेंट है, वो ज़्यादा पीपल सेंट्रिक होना चाहिए। ये आता है इसमें ह्यूमन डेवलप अप्रोच के तहत। इसके अलावा आपको पता है HDI मेजर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो मेजर किया जाता है, हर कंट्री की उसमें रैंक निकलती है। और उसमें किन किन चीज़ों को इंडिकेटर माना जाता है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी को, इसके अलावा एजुकेशन जो अटेनमेंट है आपकी, इसके अलावा स्टैंडर्ड जो है आपका लिविंग स्टैंडर्ड, इन सब कुछ पैरामीटर, इन सब कुछ इंडिकेटर्स को उसमें शामिल किया जाता है HDI में, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। फिर अभी आपने देखा होगा कुछ समय से वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी आती है, जिसको हम WHR बोलते हैं। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस जो रिपोर्ट है उसमें 6 कुछ इंपॉर्टेंट की फैक्टर हैं, जैसे सोशल सपोर्ट, इनकम, हेल्थ, फ्रीडम, जेनरसिटी, एब्सेंस ऑफ करप्शन। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इन सब के थ्रू जो रैंक है वो निकलती है। मतलब कोई भी कंट्री है, जैसे इंडिया अगर मैं बात करूं, तो इस रिपोर्ट में ये क्या करेंगे, इंडिया में देखेंगे कि यहाँ पे सोशल सपोर्ट कितना है, यहाँ पे लोगों की इनकम कैसी है, हेल्थ कैसा है, यहाँ लोगों को फ्रीडम कितनी है, यहाँ लोग कितना एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, जेनोसिटी मीन्स लव, कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे पे विश्वास, वो कितना है, एब्सेंस ऑफ करप्शन, इन सब चीज़ों को वो नोट करेंगे और उस आधार पर हमारी रैंक इंडिया की निकलेगी। 2020 की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी, उन्होंने फर्स्ट टाइम फोकस किया सोशल, अर्बन और नेचर पे। तो कैसे कि उन्होंने अर्बन का डाटा उठाया कि अर्बन में जो लोग हैं वो किस तरीके से हैप्पीनेस वहाँ पे कितना है, अर्बन में कितना है, रूरल में कितना है, ऐसे कंपैरिजन किया। इसके अलावा सोशली इन्वायरमेंट जो है उसको भी असेस किया उन्होंने, और नेचुरल जो चीज़ें हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड, उन सब को इन्होंने अपने रिपोर्ट में शामिल किया। तो ये सब चीज़ें आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में पूरा लिखना है जब आपको क्वेश्चन आएगा,
उसमें ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को मेंशन, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मेंशन, इसके अलावा जो वेरियस मैंने आपको पैरामीटर्स बताए और कैसे ये कॉन्सेप्ट एमर्ज हुआ था ह्यूमन डेवलपमेंट का, ये सब आप लिखेंगे, तब आपका वो बेहतर पूरा आंसर जो है वो माना जाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारा ग्रीन अकाउंट्स अप्रोच जो है, इसका क्या मतलब होता है। देखो सिंपल सी बात करें, ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है इज़ डिफाइंड एज लो कार्बन, रिसोर्सेज एफिशिएंट एंड सोशल इंक्लूसिव। लोगों को फ़ायदा पहुंचाने वाला पहला, रिसोर्सेज का बेहतर यूज़ और कार्बन का इमिशन कम से कम हो, ये सिंपल ग्रीन इकोनॉमी का मतलब है। आगे, इन ए ग्रीन इकोनॉमी ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम आर ड्राइवन बाय पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो कैसे होनी चाहिए, तो पीपल फ्रेंडली, वही जो पीपल सेंट्रिक होनी चाहिए। इसके अलावा आप कार्बन इमिशन, पॉल्यूशंस, इन सब का बिल्कुल लो लेवल पे, मीन्स जितना रिडक्शन आप कर सकते हैं उतना रिडक्शन करने की बात ग्रीन अकाउंट्स अप्रोच में आती है। तो इसमें क्या होता है, दीज ग्रीन इन्वेस्टमेंट नीड टू इनेबल एंड सपोर्ट थ्रू टारगेट पब्लिक एक्सपेंडिचर, पॉलिसी रिफॉर्म्स एंड इन चेंजेस इन टैक्सेशन एंड रेगुलेशन। तो बहुत सारी कंट्री ऐसे हैं जो अपने यहाँ पे ग्रीन अप्रोच को बढ़ावा देने के लिए टैक्सेशंस एंड रेगुलेशंस में चेंजेस कर रहे हैं, पॉलिसीज़ में चेंजेस कर रहे हैं। इसके अलावा पब्लिक एक्सपेंडिचर्स मींस ऐसे प्रॉपर टारगेट सेट करके वो हर कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनकी वो ग्राउंड अकाउंट्स की तरफ बढ़ जाएँ। मल्टी स्टेक होल्डर जो पार्टनरशिप है उसका इसमें हेल्प लिया जाता है, जिसमें NGOs हैं, इसके अलावा गवर्नमेंट है और प्राइवेट सेक्टर्स हैं, सभी का इसमें सपोर्ट लिया जाता है। तो एक तरीके का ये इंटीग्रेटेड ही है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन अकाउंट्स का मतलब ही साफ साफ है कि इनका जो असली जो टारगेट है वो है कार्बन इमिशंस, या फिर जो भी ऐसी चीज़ जो इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रही है उसको कम करना, उसको रिड्यूस करना, और उससे रिलेटेड चाहे इनको फिर अपनी पॉलिसीज़ में चेंज करना पड़े, चाहे रेगुलेशंस में चेंज करना पड़े, चाहे किसी के साथ आपको पार्टनरशिप करनी पड़े, पर इनका जो टारगेट है वो यही है कि ग्रीन अकाउंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देना। UN जो है, UN इन्वायरमेंट हैज़ इंक्रीज इस इंगेजमेंट विद प्राइवेट सेक्टर। तो जो अदर ऑर्गेनाइजेशन है उसमें UN भी है और अदर ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अब इनके साथ तालमेल बना रही हैं और सभी को साथ लेके चलने की बात हो रही है। इसके अलावा 3 मेजर एरिया है जो ग्रीन इकोनॉमी से रिलेटेड हैं। पहला क्या है कि सपोर्ट टू कंट्रीज़, वो कंट्रीज़ को ये सपोर्ट कर रहे हैं जो अपने यहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहा है, पहला इनका ये टारगेट है। दूसरा, ये प्रॉपर रिसर्च कर रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ऐसी जगहों पे जहाँ पे ग्रीन इकोनॉमी को बढ़ावा मिले। थर्ड जो है कि चाहे वो सब रीजनल चाहे नेशनल लेवल पे, और जो ग्रोथ है आपकी वो पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, देखो माइक्रो होता है छोटे लेवल पे, मैक्रो होता है बड़े लेवल पे। तो ग्रीन जो अप्रोच है ग्रीन अकाउंट्स अप्रोच, इसमें मैक्रो लेवल पे स्टडी होती है ताकि पूरी दुनिया के लिए वो फ़ायदेमंद हो। तो ये है फ्रेंड्स हमारा ग्रीन अकाउंट्स अप्रोच। तो ये था पूरा चैप्टर। आई होप इसमें आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। खूब सारी मेहनत करें, बड़े सपने देखें।